हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। कई टॉपिक हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है और 5G भी लॉन्च करेगा। ऐलान हुआ है। रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है। बहुत बड़ी रकम है और दुनिया में प्रतिस्पर्धा आने वाली है इससे। खेल विश्वविद्यालय जो दिल्ली का है उसकी पहली ओलंपिक विजेता कुलपति कौन बन गई है। WHO की एक रिपोर्ट आई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया में कितनी ज़्यादा आत्महत्या हुई है एक साल में, उसके बारे में बताया गया है। पूरा रिसर्च है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं, कौन बनाए गए हैं। महिला टीम के कप्तान कौन बनाए गए। तो इन सब पर बात करेंगे। कई सारे क्वेश्चन हैं डिटेल में, आप जानते ही हैं। तो पूरा PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। आंसर होगा इसका गूगल। ओके, स्मार्टफोन का नाम क्या होगा? जियो फोन नेक्स्ट, ये नाम होगा, जियो फोन नेक्स्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एनुअल जनरल मीटिंग हुई है AGM 24 जून को, यानी कल ही, और इसी में रिलायंस के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने कई सारे ऐलान किए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, होता एक प्राइवेट कंपनी है तो क्यों इतना क्वेश्चन में पहला दिया। दरअसल देखिए कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं दुनिया में या भारत में, जिनकी खबरें या एनुअल मीटिंग जो थी AGM, हालांकि वो कॉर्पोरेट व्यवस्था होती है, लेकिन उसका असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ता है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो AGM हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसको भी इसी तरीके से देखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है UPSC एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो कई सारे फैसले उन सब पे भी बात करेंगे। तो मुकेश अंबानी ने AGM के दौरान ही फ़ोन लॉन्च करने के बारे में कहा और ये ऐलान किया कि 2G मुक्त 5G युक्त। ओके, यानी मौजूदा जो 2G ग्राहक है उसको 5G की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी देश में 45 करोड़ जो है ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वक्त भी 45 करोड़ ऐसे लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, द हिंदू का ही रिपोर्ट है, उसी से मैं ये बता रहा हूँ। 45 करोड़ लोग हैं जो स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करते हैं। तो रिलायंस, जियो और गूगल का फोकस इन्हीं लोगों पर है। ओके, तो 5G जो सर्विस होगी उसमें गूगल क्या करेगा। एक तो बात हो गई कि जो फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है तो गूगल और जियो यानी रिलायंस दोनों मिलकर फ़ोन लॉन्च करेगा, लेकिन 5G सर्विस में क्या होगा। तो रिलायंस ने ये कहा है कि 5G के लिए वो गूगल क्लाउड के साथ जो गूगल क्लाउड की सर्विस का इस्तेमाल करेगा। ओके, यानी गूगल क्लाउड पर जाकर 5G सर्विस शुरू की जाएगी रिलायंस के द्वारा, यानी जियो के द्वारा। और इसके बारे में गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उसके बारे में कहा है कि किस तरह से हम काम करने जा रहे हैं आगे। अफोर्डेबल जियो स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं और 5G वो लॉन्च करेंगे गूगल क्लाउड और रिलायंस जियो के साथ मिलकर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। कब तक ये लॉन्च होगा ये जियो फ़ोन? दावा ये की जा रहा है कि ये 10 सितंबर तक फ़ोन आ जाएगा। ओके, और इसी के साथ भारत में 5G की लॉन्चिंग या टेस्टिंग, उस पर काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये जो फ़ोन है वो 5G होगा या नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है, जैसा कि मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये माना जा रहा है कि ये फ़ोन 5G होगा। ओके, तो गूगल के साथ मिलकर फ़ोन क्यों लॉन्च किया जा रहा है, एक क्वेश्चन ये उठता है। ओके, देखिए, क्योंकि जियो ने बहुत बड़ा तकनीकी और सप्लायर का गठबंधन बनाया है अपना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, फेसबुक, गूगल, ये सब पार्टनर हैं। तो गूगल इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रॉयड। ओके, एंड्रॉयड होने का मतलब ये है कि रिलायंस को अपनी तकनीक को उसके साथ जोड़ने में बहुत आसानी होगी। ओके, एंड्रॉयड के तमाम फीचर इस फ़ोन में होंगे और ये जो फ़ोन है उसका डेवलपमेंट, इस स्मार्टफोन का डेवलपमेंट गूगल और जियो मिलकर करेगा। ओके, तो दुनिया का ये सबसे सस्ता फ़ोन क्यों? आखिर जब तमाम कंपनियां बना रही हैं, महंगे महंगे फ़ोन बना रही हैं और बिक भी रहे हैं, तो क्यों सबसे सस्ता फ़ोन ये टारगेट किया जा रहा है?
देखिए, भारत में 5G शुरू करने को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल हैंडसेट्स की प्राइस क्या होगी, क्योंकि आमतौर पर जो 5G हैंडसेट्स हैं अभी वो महंगे हैं, 30,000 से ऊपर ही है जो भी फ़ोन इस वक्त 5G फ़ोन ज़्यादातर हैं वो। ओके, और 5G की सर्विस प्रीमियम होती है और उसका डेटा की स्पीड जो है वो 1 Gbps उससे ज़्यादा या उसी के आसपास होता है। ओके, तो रिलायंस ने इस बाज़ार में एक सस्ता हैंडसेट लाकर कंपटीशन की शुरुआत कर दी है। और फ़ायदा यही होता है बड़ी कंपनी होने का कि जब आप बाज़ार में दिग्गज कंपनी होते हैं तो बाज़ार में आपके पास बड़ा हिस्सा होता है, दुनिया के बड़े सप्लायर होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है जो कि रिलायंस के पास है। ओके, अभी जो भारतीय बाज़ार में जो भी हैंडसेट बन रहे हैं वो ज़्यादातर चीन की कंपनियां हैं। और अगर 5G हैंडसेट अगर सस्ता हुआ तब भी ये माना जा रहा है कि 5G सर्विस जो है लोगों तक पहुंच पाएगा, नहीं तो अफोर्डेबिलिटी का जो इश्यू देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि 5G हैंडसेट को लेकर बाज़ार में नया कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रिलायंस और गूगल एक साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी कंपनियां भी उनको भी प्रेशर होगा कि वो सस्ते फ़ोन बनाएं। ओके, अच्छा, प्राइसिंग इशू क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो 2G लॉन्च हुआ था उसके बाद 3G आया था, लेकिन 3G बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसकी जगह जब 4G आ गया तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वजह ये थी कि अफोर्डेबिलिटी। 3G बहुत महंगा था, एक तो डेटा भी बहुत महंगा था और फ़ोन भी उस वक्त 2G से 3G आने में लोगों को काफ़ी अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत हो रही थी, सस्ता नहीं था उस वक्त। लेकिन जब 4G आया तो वो उसके प्राइसेस जो डेटा के काफ़ी कम हुए और उसका फ़ोन भी अवेलेबल हो गया। तब तक 4G का जो सस्ते फ़ोन थे 10,000 के आसपास, 8,000 के आसपास, तो इस तरह से ये 4G काफ़ी फैला। तो ये स्थिति 3G वाली स्थिति 5G में ना हो, क्योंकि 5G का जब स्पेक्ट्रम खरीदेगी कंपनियां, देखिए दो मुख्य तौर पर कंपनियां बची हुई हैं भारत में, एयरटेल और जियो। ओके, और तीसरी कंपनी है वोडाफोन, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ख़राब है और BSNL को तो कहीं है ही नहीं इस पूरे 5G के दायरे में देखने को मिल रहा है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ग्रीन एनर्जी बिजनेस में या कहें क्लीन एनर्जी बिजनेस में बड़े स्तर पर उतरने के लिए कितनी रकम निवेश का ऐलान किया है? आंसर होगा 75,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम होती है। ओके, 75,000 करोड़ रुपए। आप ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू की। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई जैसे मैंने बताया, उसी में मुकेश अंबानी जो चेयरपर्सन है उन्होंने यह ऐलान करके एक तरह से चौंका दिया है। ओके, इंडस्ट्री को और भारत के लोगों को। तो रिलायंस अब ग्रीन एनर्जी की बड़ी कंपनी बनना चाहती है, सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहती है। अभी ग्रीन एनर्जी के मामले में अडानी जो है वो काफ़ी आगे चल रही है, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है भारत में। लेकिन अब देखने को मिलेगा रिलायंस बड़ी टक्कर के साथ सामने आ रहा है। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है रिलायंस। ओके, और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ये कंपनी छा जाना चाहती है, ऐसा माना जा रहा है। ओके, तो कैसे और कितने समय में ये निवेश होगा, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, शुरुआती तौर पर ये माना जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही कंपनी के ग्रीन इनिशिएटिव, वैल्यू चेन सिस्टम, पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर 15,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे। तो टोटल जो है वो 75,000 करोड़ रुपए रिलायंस जो है खर्च करने जा रहा है। ओके, हालांकि ये रकम कहाँ से आएगा इसका जवाब मुकेश अंबानी ने नहीं दिया है। हो सकता है कि कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर या फिर लोन के जरिए रकम जुटाकर या अपने मुनाफे से कुछ रकम निकालकर ये रकम जो है वो इन्वेस्टमेंट में जा सकती है। ओके, यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि रिलायंस जो है वो 4 गीगा फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है और इसके लिए गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा ये सब फैक्ट्रियाँ। और क्लीन एनर्जी का एक इकोसिस्टम बनाने जा रहा है रिलायंस। एक फैक्ट्री होगी सोलर फोटो वोल्टिक सेल बनाएगा। ओके,
एक फैक्ट्री जिसका सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होता है, उससे सोलर एनर्जी ली जाती है। दूसरी फैक्ट्री होगी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इक्विपमेंट के लिए, जैसे बैटरी, इसके अलावा और भी जो इक्विपमेंट आते हैं जिससे सोलर एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। तीसरी फैक्ट्री होगी इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन का। ओके। और चौथी जो फैक्ट्री होगी वो फ्यूल सेल बनाएगी, जिसका इस्तेमाल भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होगा। मतलब कि एक इकोसिस्टम बनाने का ये की तैयारी चल रही है। ओके। तो एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि कितनी क्लीन एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। तो साल 2030 तक रिलायंस 100 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करेगा। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी बहुत बड़ा होता है। ओके। क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। तो इस तरह से रिलायंस जो है उसने क्लीन या फिर कहें ग्रीन एनर्जी को अपना फ्यूचर या फिर नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट बना लिया। ओके। और इसमें यही होगा देखने को कि अभी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली जो कंपनी टेस्ला, उसके सीईओ हैं एलन मस्क, अडानी ग्रुप है वो भी क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी में काफ़ी आगे है। उसके चेयरपर्सन है गौतम अडानी। तो एक तरह से उनसे टक्कर लेने जा रहा है रिलायंस। ओके। तो एक बड़ी बात है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इस पर और फोकस करना चाहूँगा कि रिलायंस जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है अपने पूरे बिजनेस का, सिस्टम का। ओके। पहले ये कंपनी केवल पेट्रोकेमिकल कंपनी के तौर पर देखा जाता था, फिर पेट्रोलियम कंपनी के रूप में देखा गया, इसके बाद टेलीकॉम, डेटा, रिटेल कंपनी के रूप में बदलते हुए देखा गया, जियो के रूप में, और अगले लेवल पर ये ग्रीन एनर्जी के रूप में बदलने वाला है। तो इसका असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाला है एक तरह से। ओके। इसके अलावा एक और ऐलान हुआ एजीएम की मीटिंग में, रिलायंस और आरामको जो कि सऊदी अरब की तेल कंपनी है, उसके बीच डील पक्की हो गई है। तो आरामको के जो चीफ हैं यासर अल रुमायन, तो वो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि रिलायंस पेट्रोलियम के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की ओर रिलायंस हो सकता है आगे बढ़े। ओके। थोड़ा डिटेल हो गया, काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर ज़रा से दिलचस्पी है तो ये सब जो बातें बताई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासतौर पे यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये सब समझना ज़रूरी है कि क्या बिजनेस में, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रही है, तकनीक में जो बदलाव आ रहे हैं, वो कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेज हो रहे हैं। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि जनवरी से जून तक का जो टोटल करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ अवेलेबल है डिटेल नोट्स के साथ, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हो, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। तमाम एग्जामिनेशन अब होने वाले हैं। कोविड-19 जो है वो थोड़ा शांत हुआ है उसका असर, तो अब देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य जो है एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। तो ऐसे में पीडीएफ आपके काम आएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और पिछले साल का भी करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति यानी वाइस चांसलर, उसका नाम बताएं जो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी, उनको पहला वाइस चांसलर बनाया गया है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। ओके, और वो पहली महिला ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, और अभी तक एकमात्र भारतीय महिला। ओके, ये है, उन्होंने उस वक्त जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में, सन 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। ओके, तब ये वाइस चांसलर बन गई है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, उनको दिल्ली सरकार द्वारा ये पद दिया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। WHO की ताज़ा रिपोर्ट का नाम है 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या। तो उसके अनुसार ये रिपोर्ट 2019 देखकर आप मत समझ लेना कि पुराना है।
ये अभी जून में ही जारी हुई है रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में मौत का कौन सा प्रमुख कारण आत्महत्या है? इनमें से कौन सा? आंसर होगा चौथा महत्वपूर्ण जो कारण है वो है आत्महत्या। WHO ने ये रिपोर्ट जारी की है अभी हाल ही में, और इसमें ये कहा गया है कि 15 से 29 साल तक के यानी 15 to 29 ईयर के जो युवा हैं या टीनेजर से लेकर युवा तक में, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो दुर्घटना में होती है, उसका टीबी, फिर हिंसा, और चौथा प्रमुख कारण है आत्महत्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा WHO की जो ताज़ा रिपोर्ट है 2019 में, दुनिया भर में आत्महत्या, ये नाम है रिपोर्ट का। तो उसके अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2019 में आत्महत्या से कितने लोगों की मौत हुई है? सुसाइड से। आंसर होगा 7 लाख लोगों की मौत हुई है। 7 लाख लोगों की मौत, 7 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ओके, और ये संख्या सभी उम्र के लोगों की। पिछले वाला जो क्वेश्चन था एक खास एज ग्रुप का था, ये सभी का है। ओके, सभी एज ग्रुप का है। और आप ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे ये न्यूज़ आई है, उसमें ये कहा गया है कि हर 100 में से एक व्यक्ति की मौत सुसाइड से हो रही है दुनिया भर में, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें यह कहा गया कि HIV, मलेरिया, घरेलू हिंसा के बाद सुसाइड जो है वो मौत का बड़ा कारण है। महिलाओं और पुरुषों में सुसाइड का अलग अलग प्रतिशत है अलग अलग देशों में। तो WHO के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस, तो उनका ये कहना है कि कोविड-19 के बाद देखा गया है, ये रिपोर्ट तो 2019 की है, लेकिन जब उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है तो उसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद नौकरी छूटने, जो फाइनेंशियल टेंशन है और समाज से अलगाव है, उसकी वजह से सुसाइड जो है वो उसके मामले भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी कोविड-19 के दौर में। पिछले साल और इस साल भी ये मामला सामने आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, ये रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो हैं अधिक आत्महत्या करते हैं। और अगर भारत की बात करेंगे, भारत में कितने लोगों की मौत हुई सुसाइड से, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उसमें ये बताया गया है 2018 में आत्महत्या से 1,34,516 लोगों की मौत हुई थी। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ओके, और WHO ने ये तय किया है कि जो आत्महत्या हो रही है, सुसाइड की जो टेंडेंसी है और सुसाइड बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए काम किए जाए, और एक अभियान भी चला रहा है वो। और ये लक्ष्य रखा गया है WHO के द्वारा कि 2030 तक 1/3 मामले कम किए जाएं। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है। उसमें यह है कि जैसे खतरनाक कीटनाशकों और केमिकल को युवाओं तक पहुंचने से रोका जाए, आत्महत्या की जिम्मेदारी रिपोर्टिंग जो है वो उसके बारे में मीडिया को शिक्षित किया जाए, उसको आत्महत्या हो रही है तो उसको ग्लैमरस मामला न बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। ओके, सामाजिक और भावनात्मक जीवन कौशल को बढ़ावा दिया जाए, हिंसक व्यवहार, भड़काऊ बयान और नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों की पहचान की जाए और मामले को ठीक किया जाए। ओके, तो ये सब सुसाइड को लेकर एक तय किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कोविड-19 से बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक रूप से तनाव में हैं, बीमार भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर होगा मनप्रीत सिंह। ओके, मनप्रीत सिंह को बनाया गया है कप्तान। टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में शुरू होने वाला है 23 जुलाई 2021 से जापान में। तो इसके लिए मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। ओके, उप कप्तान भी बनाया गया है कई लोगों को, उनमें वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह, तो उनको उप कप्तान बनाया गया है। और मनप्रीत, जिनके तस्वीर आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, वो कैप्टन बने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। टोक्यो ओलंपिक के लिए
भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बन गई है? आंसर होगा रानी रामपाल। मुझे लगता है सबको इनके बारे में तो पता ही होगा। ओके, तो अभी हाल ही में ये हॉकी इंडिया ने इस टीम की घोषणा की है, कप्तान की भी घोषणा की है। ओके, रानी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, एशियाई खेल 2018 में वहाँ रजत पदक जीता था, एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी में रजत पदक जीता था और कई अवार्ड जीत चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है रानी रामपाल, इनकी तस्वीर ही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल प्राइज विजेता ईस्थर डुफ्लो उनको आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तो उन्होंने ही आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। ओके, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, और उसमें आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन और नोबेल प्राइज विजेता ईस्थर डुफ्लो, तो उन सबको शामिल किया गया। ओके, कई और लोग हैं जैसे पूर्व केंद्रीय सचिव एस नारायण, इन सबको भी शामिल किया गया है। ओके, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो उन्होंने ही इस बात की घोषणा की है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। आंसर होगा 23 जून। ओके, ये दिन खेल और फिटनेस को समर्पित है। 23 जून 1994 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, तो इसलिए 23 जून को ये दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ओके, 2021 की थीम क्या है? स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, ओलंपिक दिवस वर्कआउट के साथ एक्टिव रहें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? लॉसने, स्विट्जरलैंड में। ओके, अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। आंसर होगा 23 जून। ओके, 23 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है? भविष्य की लोक सेवा का नवाचार, एसडीजी तक पहुंचने के लिए नए युगों के लिए सरकारी मॉडल। ये है, पीडीएफ में मैंने उसके बारे में भी बताया हुआ है। ओके, थीम वगैरह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर होगा बिहार। बिहार में शुरू किया गया है। कोशिश ये है कि वहाँ के युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ओके, हालांकि कोविड-19 ने बहुत तबाही मचाई है रोजगार के लिए युवाओं के सामने, तो एक कोशिश राज्य सरकार ने की है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टोटल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और टोटल जो भी मैंने बताया उन सब का पीडीएफ डिटेल में अवेलेबल हो गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, वहाँ से आप ओके डाउनलोड कर सकते हैं। और जनवरी से जून तक का इस साल का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और 2020 का भी करंट अफेयर्स का बुक अवेलेबल है अमेजन पे, देख सकते हो आप, आपके लिए काम आएगा।